हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता लेकर आई हूँ आज एक नई पुस्तक जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। तो आप बच्चे अपनी मेन मंजरी पुस्तक पढ़ चुके हैं, महान व्यक्तित्व पढ़ चुके हैं, अब नंबर आया है हमारी व्याकरण की पुस्तक का। तो सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि आखिर हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। व्याकरण भाई जब पुस्तक पढ़ ली, महान व्यक्तित्व पढ़ लिए, तो व्याकरण की आवश्यकता क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सब चीज़ें तो हम बच्चों को आती हैं, लेकिन जो व्याकरण है उसका सीधा सीधा अर्थ ये होता है कि वो आपकी जो भाषा है उसको सही रूप से पढ़ना और लिखना आपको सिखाता है। तो व्याकरण अगर हम पारिभाषिक तरीके से कहें तो व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना सिखाता है। क्योंकि जब तक आप शुद्ध रूप से लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो जो भाषा है उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। बल्कि अगर आप व्याकरण को सही रूप से लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे नहीं, तो आपने देखा होगा कई बार लोग व्याकरणिक अशुद्धियाँ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी मित्र खड़ा है और या फिर मेरा मित्र खड़ी है। तो इस तरीके के प्रयोग अगर हम करेंगे तो शायद हम हास्य के पात्र बन जाएंगे, कहीं ना कहीं हम मजाक बन जाएंगे कि अरे ये क्या बोल रहे हो। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें ना हो, तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने भाषा के व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त करें। तो लेकर आई हूँ आज मैं जो पुस्तक, आज हम करेंगे उसका ओवरव्यू। कितने पाठ हम पढ़ने वाले हैं, उन पाठों में क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से मज़े करेंगे, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक स्लाइड जिसमें कि ओवरव्यू के नाम से जो दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर जो आप रंग बिरंगी रंगोली आप जो देख रहे हैं वो यहाँ पर आपको सिखाएगी कि आप आज व्याकरण में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस पुस्तक के रहस्य जो हैं वो धीरे धीरे मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी। ठीक है, तो करते हैं ओवरव्यू की शुरुआत। उस ओवरव्यू में देखते हैं कि हम पहला पार्ट से लेकर अंतिम पार्ट तक क्या क्या समझेंगे और पढ़ेंगे, ताकि आप भी श्योर हो जाएं कि हाँ, प्रज्ञा मैम के साथ ये वाली पुस्तक पढ़ने के बाद मैं भी हिंदी का कुशल ज्ञाता बन जाऊंगा। इसके बाद पढ़ने और लिखने दोनों में मुझे कोई मुश्किल नहीं होगी। ज़्यादातर माहौल में एक चीज़ और भी होती है, जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमसे हिंदी पढ़ते नहीं बनती, या हम हिंदी में बहुत अशुद्धियाँ करते हैं। तो ये मेरा वादा है आपसे कि इस पूरे जो व्याकरण की पुस्तक हम पढ़ने वाले हैं, इसके अभ्यास करने के बाद आप खुद मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि मैम थैंक यू, आपने हमें सब कुछ सिखा दिया। तो शुरुआत करते हैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण से। ठीक है, ये आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक है। क्या क्या हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो आप यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला पाठ है हमारा भाषा और व्याकरण। भाई भाषा क्या होती है, व्याकरण क्यों पढ़ा जाता है, वो जानेंगे हम इस पहले पाठ में। दूसरा पाठ है वर्ण विचार। जब आप छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी KG1 KG2 में होते हैं भाई, तो स्लेट पर या आपको लिखना सिखाया जाता है ना कि आ लिखिए, बड़ा आ बनाइए, डंडा लगाइए, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ऐसे आप जो वर्णमाला सीखते हैं उसी के बारे में हम और अधिक थोड़ा गहराई से जानेंगे वर्ण विचार के अंतर्गत। संधि, भाई वर्ण सीख लिए, अब नंबर आया है वर्णों को जोड़ने का। तो वर्णों को जोड़ जोड़कर उसमें जो विकार या परिवर्तन होगा वो पढ़ेंगे हम संधि के अंतर्गत। उसके बाद है वर्तनी विचार। वही एक समस्या जो आम बच्चों के साथ आजकल हो रही है, वर्तनी विचार। क्या है ये वर्तनी विचार? वर्तनी का अर्थ होता है शब्द, और विचार के अंतर्गत जो हम गलतियां करते हैं लिखते समय। भाई उत्तर पुस्तिका जब चेक होती है तो टीचर आपकी गोले लगाकर या अंडरलाइन करके आपको देती है ना, तो वही है वर्तनी विचार कि किस शब्द को कैसे लिखा जाए, वो जानेंगे हम इस पाठ के अंतर्गत। यानी जब आप ये वाला पाठ पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी आपकी कॉपी में। गुड और वेरी गुड और स्टार आपको मिलने लगेगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, फिर आते हैं हम शब्द विचार। भाई वर्ण बनाना सीख लिए, आ, गा, का, पा, धा, सा, ना, सब कुछ बनाना सीख लिया। भाई ऐसा बोलूं तो आ से लेके ज्ञा तक आपने पूरा सीख लिया। अब क्या करेंगे? शब्द बनाएंगे। याद करिए अपना नर्सरी KG1 वाला टाइम, जब आपने का और ला कल सीखा था, चा और ला चल सीखा था। तो यही शब्दों को कभी मात्रा के, कभी बिना मात्रा के, कभी 2 शब्द के, 3 शब्द के शब्दों को बना बनाकर आप क्या सीख जाते हैं? शब्द विचार, शब्दों को बनाना। फिर साथ में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों में भी हम जानेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, सब कुछ। फिर यहाँ पर शब्द
कहाँ से आए हिंदी में इतने सारे शब्द जिन्होंने आप बच्चों को परेशान कर रखा है। कभी ये शब्द ये वाला लिखना सीखो, फिर वो वाली की उलझन। तो इस प्रकार हम इसमें जानेंगे शब्द कहाँ से आए, कितने आए, तत्सम कौन से, तद्भव कौन से, विदेशी भाषाओं से कौन से शब्द आए हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम इस शब्द विचार में। फिर आ जाइए संज्ञा। जब हिंदी की वो वाली हिंदी की शुरुआत होती है जो आपको अच्छे से समझ में आने लगती है, तो सबसे पहली जो परिभाषा हमें सिखाई जाती है वो होती है संज्ञा की। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद आई ना, ये वाली परिभाषा से हम सब परिचित होते हैं और सबसे पहली लाइफ की परिभाषा जो होती है वो हम यही वाली याद करते हैं। इंग्लिश में नाउन और हिंदी में संज्ञा। तो भाई ये वाला करने वाले, यानी ये आपको तो आता है, सिर्फ इसको फाइन करना है, मतलब बस बारीकियां सीखनी है, ये वाला तो आपको आता है। आ गए हम लिंग पर। लिंग शब्दों के अंतर्गत हम जानेंगे भाई कौन सी चीज़ स्त्रीलिंग में आती है, कौन सी पुल्लिंग में आती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द भी होते हैं जो हमें कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। किसी सेंटेंस में हम वाक्य बनाते समय सोचते हैं कि भाई इसको अब में नदी है अगर, तो ये कौन सा लिंग होगा, इसका पर्वत है तो कौन सा लिंग होगा। तो ऐसे शब्दों को जानेंगे, साथ ही साथ बहुत सारे नए शब्द पढ़ेंगे लिंग शब्द के अंतर्गत, लिंग वर्ड के अंतर्गत। अब आता है भाई वचन। वचन के अंतर्गत भाई अगर मैं आपसे पूछूं रसगुल्ले कितने खाएंगे, 1 खाएंगे या 5-6 खाएंगे या 7-8 खाएंगे, तो यहाँ इस प्रकार से हम जो समझेंगे वो है वचन, कि 1 खाया तो एक वचन, 4 खाए तो बहुवचन, 2 खाए तो भी बहुवचन। अरे भाई 1 से ज़्यादा 1 ही खाया, लेकिन यहाँ पर बात हो गई 2, यानी कि बहुवचन की। तो इस प्रकार 1 और 1 से अधिक के बारे में जानने के लिए हम यहाँ पर सीखेंगे वचन। वचन भी एक ऐसा टॉपिक है जो आप बच्चों को आता है, बस उसको थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है। आ जाइए कारक पर। क्या होते हैं कारक? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जोड़ते हैं, वे कहलाते हैं कारक। कारक के अंतर्गत मैं सिखाऊंगी आपको एक बड़ा ही मज़ेदार गाना, और वो गाना सीखने के बाद आप यकीन मानिए फटाफट से आपको सारे जो कारक के 8 भेद होते हैं ना, फटाफट याद हो जाएंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ऐसे मस्ती भरे सुर में हम इसका एक गीत भी यहाँ पर सीखेंगे। भूल जाऊं तो याद दिला देना कि मैम आपने कहा था कि जो कारक हैं वो हम गीतों के माध्यम से सीखने वाले हैं। फिर है संज्ञा का रूप परिवर्तन। भाई संज्ञा सीख ली, लेकिन इनको तो बदलने का शौक है। कभी ये विशेषण के साथ जाएंगी, कभी भाववाचक के साथ जाएंगी। कैसे बदलती है ये संज्ञा, क्यों बदलती है, क्या नियम है उसको बदलने के, जानेंगे हम संज्ञा के नियमों में। आ जाइए सर्वनाम पर। बचपन से याद की जो परिभाषाएं हैं उसमें दूसरी परिभाषा जो हमें याद कराई जाती है, बोल बोल के याद कराई जाती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आप, मैं, हम, तुम, वह। तो ऐसे जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ेंगे हम सर्वनाम में। लेकिन अब आप हैं कक्षा 7 में, तो यहाँ पर सर्वनाम जहाँ पर हम पढ़ेंगे तो हम सिर्फ ये परिभाषा नहीं, इसके भेद पढ़ेंगे। कैसे होते हैं वो 6 प्रकार के सर्वनाम, क्योंकि कक्षा 10वीं तक अब आप लगातार यही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। अगर आप 12वीं तक हिंदी पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कक्षा 10वीं तक तो आपको ये सब पढ़ना ही पढ़ना है। तो कक्षा 7 में अगर आप ये सब अपना बेस जो है वो मजबूत कर लेंगे तो 10वीं तक आते आते आप तो एकदम प्रकांड पंडित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पढ़ेंगे हम सर्वनाम और उसके 6 भेद। सर्वनाम का रूप परिवर्तन, भाई इनको भी अब संज्ञा ने रूप बदला है तो सर्वनाम को भी अपना रूप बदलना है। तो यहाँ हम जानेंगे कि सर्वनाम अपने रूप कैसे बदलता है। फिर आ जाओ विशेषण पर। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है वो होता है विशेषण। मैं आपको कैसा पढ़ा रही हूँ, एक विशेषण में मुझे दे दीजिए फटाफट से जवाब, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि पूर्व कक्षाओं में अगर आपने विशेषण पढ़ा है तो आपको विशेषण पता है, और नए विशेषण के लिए तो हम ये सारा कुछ पढ़ने ही वाले हैं। विशेषण के भी जो 4 भेद हैं वो हम इस पाठ के अंतर्गत जानेंगे और ढेर सारा अभ्यास करेंगे। अब आ जाइए क्रिया पर। सुबह उठने से लेके रात के सोने तक लगातार हम कुछ ना कुछ क्रियाओं में लगे रहते हैं। वे शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्रिया कहलाते हैं। इस समय मैं कौन सी क्रिया में रत हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं।
तो ऐसे ही जानेंगे और कौन सी क्रियाएं होती हैं, अकर्मक क्या है, सकर्मक क्या है, यहाँ पर हम कवर करेंगे। आ जाइए काल पर। अब काल क्या है, इंग्लिश में जिसे आप टेंस कहते हैं, कौन से होते हैं ये काल। कल मैंने आपको महान व्यक्तित्व पुस्तक पढ़ाई थी, आज मैं आपको आपकी व्याकरण पुस्तक पढ़ा रही हूँ और आने वाले कल मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाऊंगी। तो भाई तीनों कालों में मैंने अपनी बात कह दी। अब आपको जानना है कि ये कौन से काल थे, और नहीं पता तो आइए हम इस पाठ के अंतर्गत इसको जानेंगे। वाच्य, संज्ञा सर्वनाम का क्रिया के अन्य भेदों में शब्दों के साथ जो भेद बताया जाता है वो होता है वाच्य, जिसके अंतर्गत कर्ता और क्रिया, कर्ता और कर्म जो होता है वो होता है प्रधान। कृतवाच्य और कर्मवाच्य के अंतर्गत हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे वाच्य का। तो इस प्रकार मुझे लग रहा है कि ये पुस्तक तो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारे करने के लिए और बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और भाई बच्चे सबसे अच्छा क्या चाहते हैं, बातों बातों में पढ़ना। तो बस कमर कस के तैयार हो जाइए मेरे साथ इस व्याकरण की यात्रा पर चलने के लिए। अब आ गया है क्रिया विशेषण। क्या होता है क्रिया विशेषण? क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो होता है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण कितने प्रकार का होता है? जो 4 प्रकार हैं उनके बारे में हम विस्तार से करेंगे चर्चा इस क्रिया विशेषण के अंतर्गत। संबंध बोधक, संबंध बोधक यानी जब आप कोई बात करते हैं, जैसे कि मेरे घर के सामने एक पेड़ लगा हुआ है, तो जो घर के सामने आपने उस पेड़ और घर का संबंध बताया वो पढ़ते हैं हम संबंध बोधक में। समुच्चय बोधक, भाई जब भी कभी कोई बात करनी होती है तो और, इसलिए, क्यों, कैसे वगैरह वगैरह जो शब्दों का आप प्रयोग करते हैं वो सब आता है समुच्चय बोधक में, यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाला। विस्मयादि बोधक, ओह मैं तो आपको बताना ही भूल गई, अरे आपका रिजल्ट आ गया। चेहरे पर आए जो मेरे भाव बदले वो क्या था? वो कौन सा भाव है? विस्मय का भाव है, आश्चर्य का भाव है। स्कूल से घर में घुसते ही आपको खुशबू आई रसगुल्लों की और आपने मम्मी से कहा, अरे वाह मम्मी आपने रसगुल्ले बनाए हैं, चेहरा देखिए अपना कैसे खुशी से खिल गया है। तो यहाँ पर जो ये चेहरे पर आने वाले भाव होते हैं वो हम कहाँ पढ़ेंगे? विस्मय में पढ़ेंगे। अब कई बार ये खुशी के होते हैं, कई बार आश्चर्य के होते हैं और कई बार शोक के होते हैं। शोक का भाव कैसा होता है? अरे उनकी मृत्यु हो गई, ओह ऐसा हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। तो ये चेहरे पर जो हमारे भाव बदले वो सब कहाँ आएंगे? विस्मयादि बोधक में आएंगे। ठीक, अब आया है पद परिचय। किसी लिखे गए वाक्य में हर एक शब्द का व्याकरणिक आधार पर जो परिचय दिया जाता है वो कहलाता है पद परिचय। पद परिचय करने के लिए एक सीक्रेट बात मैं आपको बता दूं कि जब अगर किसी वाक्य का पद परिचय आपको करना होता है तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, कारक, वचन, लिंग आदि सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो आप पद परिचय करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि इसके पहले जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब आपको सिखा दी गई हैं। तो पद परिचय तो हो गया आपका बाएं हाथ का खेल। तो यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं थोड़ा संक्षेप में तो बता दिया है, विस्तार के लिए मैं ले चलूंगी आपको पद परिचय के अध्याय में। ठीक है, अब आ जाइए वाक्य विचार पर। क्या होते हैं वाक्य? मैं इस समय आपसे जो बातचीत कर रही हूँ ये वाक्यों में कर रही हूँ। हमने वर्ण बनाना सीख लिए थे, हमने शब्द विचार सीख लिया था। अब जब वर्ण और शब्द सीख लिए तो भाई अब हम इनसे क्या करेंगे? हम बनाएंगे इनसे वाक्य। कैसे बनते हैं वाक्य, कितने प्रकार के होते हैं, उद्देश्य क्या है, विधेय क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कैसे होते हैं, ये सब जानेंगे हम वाक्य विचार के अंतर्गत। ठीक, अब आ जाइए उपसर्ग और प्रत्यय। बहुत मज़ेदार होता है। जब हम बच्चे थे तो बड़ा मज़ा आता था उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द बनाने में। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती थी, दिमागी उथल पुथल मचाने के लिए ये एक जो अभ्यास होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं बहुत ज्ञानी हूँ लेकिन भाई लगा दो उसके आगे आ
मैं बहुत अज्ञानी हूँ, बन गया पूरा अर्थ का अनर्थ हो गया, वाक्य का अर्थ ही बदल गया। तो ऐसे कुछ मज़ेदार उदाहरण हम लेंगे उपसर्ग के अंतर्गत, जो किसी शब्द के आगे, जो शब्दों की रेल है ना, उसके आगे जो उपसर्ग लगता है वो इंजन का काम करता है, और फिर वो इंजन जब दौड़ता है तो शब्द कई बार अर्थ का अनर्थ और उलट पुलट हो जाता है। तो ये भी हम जानेंगे इस उपसर्ग शब्द पाठ के अंतर्गत। तो ये भी बहुत, हमारी जो यात्रा है व्याकरण यात्रा, ये बहुत मज़ेदार होने वाली है। आ जाइए प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द या वाक्य, शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। उपसर्ग आगे लगकर अर्थ बदलते हैं, लेकिन प्रत्यय पीछे लगकर अर्थ बदल देते हैं, और कई बार ऐसा अर्थ बदलते हैं कि अर्थ का अनर्थ और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो भाई इसके लिए भी ज़्यादा डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो बस चलते रहिए मेरे साथ इस व्याकरण यात्रा पर, और बहुत जल्दी पढ़ेंगे हम ये उपसर्ग और प्रत्यय। अभी काम खत्म नहीं हुआ, और भी मज़ेदार है मेरे पास कुछ कुछ। आ गए हैं हम समास पर। जब कभी बहुत बड़ी कोई बात करनी होती है और समय कम होता है, अगर मुझे कहना है कि ये जो घर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक राजा रहता है और ये घर राजा का है। बाप रे, कितने सारे शब्द, कितना सारा समय। अगर मैं कह दूं ये राजमहल है, तो भी तो यही अर्थ होगा कि बस यहाँ पर राजा रहता है और ये राजमहल है। ऐसे ही शब्दों का वाक्यों में जो संक्षिप्तीकरण होता है, इन शॉर्ट करना उनको, वो पढ़ेंगे हमें समास के अंतर्गत। यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण कहलाता है समास। ये वो कमरा है जहाँ पर बैठकर मैं पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ। सीधा बोल दो भाई, ये पुस्तकालय है, यहाँ पर पुस्तकालय है, पुस्तकें हैं, और यहाँ बैठकर मैं पढ़ता हूँ। तो समय और शब्दों दोनों का यहाँ पर काफ़ी कमी हो जाती है, ताकि हम अपनी बात को कम समय में अधिक बात कर सकें या स्पष्ट रूप से उसको प्रकट कर सकें। तो ये काम कौन कराता है? समास कराता है। बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, पदबंध की जगह। पदबंध भी, पद परिचय से जब आप एक स्टेज और आगे बढ़ेंगे तो पदबंध तक पहुंचेंगे, और जो यहाँ पर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं वो सब काम आने वाली हैं इसमें। तो ये है एक रहस्य, जब हम सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब नंबर आएगा पदबंध का, और ये भी एक बहुत मज़ेदार गतिविधि है। तो जब हम इसको करेंगे ना, तो आप खुद ही बोलेंगे कि मैम मुझे मन कर रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ। तो क्योंकि आपको इतना आसान लगने लगेगा, लेकिन कब? जब आप व्याकरण के सारे टॉपिक जो हैं उनको ढंग से क्लियर करते चलेंगे। बढ़ते हैं आगे, विराम चिन्ह। बोलते बोलते मैं भी थक गई, थोड़ा रुकना चाहती हूँ। थोड़ा रुकूं, ज़्यादा रुकूं, पूरा रुक जाऊं, या फिर क्या करूं? तो यहाँ पर विराम चिन्ह जो हैं वो बताएंगे कि भाई थोड़ा रुके तो अल्प विराम, ज़्यादा रुके तो अर्ध विराम, और ज़्यादा बात खत्म ही हो गई, पूर्ण विराम। प्रश्न पूछा, आ गया समझ में? प्रश्नवाचक। तो यहाँ पर हम कौन से विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ये सारे पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। ये वाला जो टॉपिक है ये क्यों बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि लिखते समय हमें लगता है कि हम सिर्फ लिखते समय विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम बोलते समय भी विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे आज मधु, सुषमा, राधा और नेहा बाजार गई थी। तो आपने देखा मैंने नामों के बीच बीच में थोड़ा पॉज लिया है, और ये जो पॉज है वो जो मैंने बोलते समय लिया, यही मैं लिखते समय अल्प विराम के रूप में लगाऊंगी भी। यानी अल्प विराम चिन्हों को हम बोलते भी हैं और लगाते भी हैं, लिखते भी हैं। तो इस प्रकार की कुछ फनी एक्टिविटीज़, मज़ेदार काम करेंगे हम इस विराम चिन्ह के अंतर्गत। आ गए हैं शब्दों के भंडार में, जहाँ पर ढेर सारे शब्द और उनके भी ढेर सारे शब्द पढ़ने वाले हैं हम पर्यायवाची शब्दों में। भाई माँ को अगर हम मम्मी कहें, अम्बा कहें, जननी कहें, माता कहें, मातू कहें, लेकिन अर्थ तो सबका मम्मी है। लेकिन क्यों पता होने चाहिए इतने सारे शब्द? ये शब्द पता होने चाहिए आपके शब्द भंडार को बढ़ाने के लिए, ताकि जब आप कुछ लिखते हैं, कोई सुंदर सी कविता आप लिख रहे हैं, तो अलग अलग शब्दों का चयन करके आप अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावी बना सकें। कभी जब आप मंच पर भाषण दें
किसी सभा को संबोधित करें तो बहुत सारे पर्यायवाची विलोम शब्दों का प्रयोग करके जो आपकी भाषा है वो कैसी बन जाए, बहुत प्रभावी और आकर्षक बन जाए, लोग प्रभावित हों आपकी बात से। तो उनके लिए जानना जरूरी है ये पर्यायवाची शब्द। फिर आ जाइए विलोम शब्द पर। अब आप कहेंगे कि विलोम शब्द तो मैम बहुत आसान है और हमें तो काफ़ी सारे विलोम शब्द आते हैं। तो भाई अच्छी बात है कि आपको आते हैं, और वो आने वाले जो शब्द हैं उनका थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा। यानी अब पहले आप क्या पढ़ते थे, अपना, पराया, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, लेकिन यहाँ पर अब आपके 7th क्लास के कुछ नए शब्द आएंगे जो कि आपके लेवल को एक स्टेप ऊपर कर देंगे। क्योंकि 7th क्लास तक आते आते शब्दों का जो चयन है, शब्दों का जो प्रयोग है, वो एक थोड़ा सा मानक हिंदी में ऊपर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब आप अपनी कक्षा के हिसाब से यहाँ पर विलोम शब्द पढ़ेंगे। समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अरे भाई सुनने में एक जैसे जो लगते हैं और जिनके मीनिंग तो अलग होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मान के चलिए आज मेरे मित्र ने मुझे एक राज की बात बताई है, तो क्या सही बोल रही हूँ मैं? लेकिन राजा उस साम्राज्य पर राज करता था, तो वो दोनों शब्द मुझे लगता है उथल पुथल हो गई है। मित्र ने जो बताया वो राज था, लेकिन राजा जो कर रहा था वो राज था, शासन था उसका। तो ऐसे ही शब्द जो सुनने में एक जैसे लगेंगे लेकिन उनके मीनिंग पूरी तरह अलग होंगे, वो पढ़ेंगे हम समरूपी भिन्नार्थक शब्दों में। इन्हीं को कई पुस्तकों में श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जो श्रुति मतलब जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जैसे कि सुत और सूत। तो क्या अर्थ होता है? सुत का अर्थ होता है बेटा और सूत का अर्थ होता है सारथी या फिर धागा। तो भाई बेटा, सारथी, धागा सब अलग अलग है। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्दों का माया जाल में हम उलझेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक यानी समरूप भिन्नार्थक शब्दों में। आ जाइए अलंकार पर। भाई मम्मी को जब कभी कहीं जाना होता है किसी फंक्शन या शादी में, तो मम्मी क्या करती हैं? अपनी सबसे सुंदर वाली साड़ी निकालती हैं, मैचिंग ज्वेलरी निकालती हैं, बढ़िया वाला मेकअप करती हैं और एकदम सुंदर बनकर जाती हैं। ये चीज़ तो आपने देखी है। तो अब जब हमें अपनी हिंदी को सुंदर बनाना है, हमारी हिंदी जो उसको हमें जब सुंदर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको भी कुछ गहने वहने पहनाने पड़ेंगे ना, कुछ सुंदर सुंदर चीज़ें उसमें भी ऐड करनी पड़ेंगी। तो वो जो सजावट का काम है वो कौन करेगा? भाषा में अलंकार करेंगे। अलंकार कैसे करेंगे? कभी शब्दों के माध्यम से, कभी वर्णों के माध्यम से। तो शब्दालंकार, अर्थालंकार में हम ये दोनों चीज़ें जानेंगे कि कभी अर्थ से कैसा चमत्कार उत्पन्न होता है और कभी शब्दों से कैसा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जैसे मम्मी सजती हैं वैसे ही हम अपनी हिंदी को सजाएंगे अलंकारों से। बहुत सारे सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग करेंगे, बहुत सारे नए नए उदाहरण देखेंगे और ये अलंकारों को पढ़ेंगे। आ जाइए मुहावरे और लोकोक्तियों पर। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत जल्दी से घर चली जाऊं क्योंकि मेरे पेट में ना चूहे कूद रहे हैं। आज मैंने बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था जिसको देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन मुझे आपका क्लास लेना था तो मैं जल्दी जल्दी चली आई और अब मेरे पेट में कूद रहे हैं चूहे। क्या है ये सब? मुहावरे हैं। मुहावरे क्यों प्रयोग किए जाते हैं? अगर हम सामान्य सी बात कहें, मम्मी खाना बन गया क्या, बहुत तेज भूख लग रही है, बात का अर्थ तो था लेकिन कुछ मज़ा नहीं था, खाली खाली बात थी। लेकिन जब मम्मी ने कहा या आपने कहा मम्मी खाना दो ना, पेट में बहुत ज़ोर से चूहे कूद रहे हैं, तो बात थोड़ी मज़ेदार हो गई। ऊँट के मुंह में जीरा, यानी क्या ऊँट को पकड़ा जीरा खिलाया? कतई नहीं। ये जो होते हैं ये होते हैं प्रतीकात्मक तरीके से प्रयोग किए जाने वाले शब्द। ऊँट के मुंह में जीरा यानी बहुत ज़्यादा चाहने, किसी चीज़ की आवश्यकता वाले व्यक्ति को थोड़ी सी चीज़ दे देना। बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, मम्मी ने एक एल्पेनलीबे दी, लो बेटा अभी ये खा लो। क्या हुआ? वो एल्पेनलीबे कहाँ चली गई पता ही नहीं चला, क्योंकि आपको तो भूख लगी हुई थी और आपको चाहिए थी पूरी कंप्लीट थाली खाना खाने के लिए, लेकिन आपको क्या मिली? एक छोटी सी टॉफ़ी। क्या हुआ? ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है, तो ऐसे मज़ेदार शब्दों का प्रयोग जो कहेंगे कुछ लेकिन जिनका अर्थ और कुछ होगा, ऐसा सब कुछ हम पढ़ेंगे इन मुहावरे और लोकोक्तियों में।
मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग और आप किन चीज़ों में समझ सकते हैं, जैसे कि मम्मी अगर आपसे कहें कि बेटा अब मैं आपसे ना बहुत प्यार करती हूँ, आप मेरे बहुत प्यारे बेटे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब मम्मी कहती है ना, हाँ मेरा बेटा तू तो मेरी आँखों का तारा है, ये बात सुनकर तो हर बच्चा खुश हो जाता है और वो मम्मा को गले लगाए बगैर तो बिल्कुल नहीं रहता। तो ऐसी ही चीज़ों के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, किसके अंतर्गत, मुहावरे और लोकोक्तियों में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना हमने समझ लिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास आज इस व्याकरण की पोटली में क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास की ओर, जो कि है राइटिंग स्किल्स, यानी कि लेखन कौशल का विकास। अभी तक जो चीज़ें आपने मुझसे जानी हैं और मैंने जो भी आपको बताई हैं, ये सब चीज़ें आपके लेखन में बहुत आवश्यक होती हैं। ठीक है, लेखन को समझने के लिए। लेकिन जो लिखने की कला का विकास होता है, आर्ट ऑफ द राइटिंग जिसे आप कहते हैं, वो होता है इन सारी चीज़ों से। जब आप ये सारी चीज़ें लिखते हैं ना, अब आपको पर्यायवाची की ज़रूरत भी पड़ेगी, मुहावरों की ज़रूरत भी पड़ेगी, विलोम की भी पड़ेगी, आपको उपसर्ग प्रत्यय की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाई जाती हैं, ताकि जब आप इस राइटिंग स्किल्स पर आएँ, यानी जो लेखन कला के विकास में आएँ, तब आपके सामने ये समस्या ना हो कि अरे यार अब ये डायरी में क्या लिखूं, ये पत्र में क्या बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में ना हो। आप हर एक चीज़ को देखते ही समझ जाएं कि अच्छा इसमें ये करना है, ये तो मेरी मैम ने मुझे पढ़ाया है, मैं अभी लिख के दिखा देता हूँ। ये वाला जो कॉन्फिडेंस है ना, ये आएगा आपको पूरी की पूरी व्याकरण पढ़ने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इस लेखन कौशल में यानी राइटिंग स्किल्स में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अपठित गद्यांश। क्या होता है अपठित गद्यांश? एक कोई ऐसा पद्यांश या कोई ऐसा गद्यांश, पैराग्राफ जो कि अपठित हो। अपठित मतलब जिसको आपने कभी भी पढ़ा नहीं है, वो अचानक से धम से आपके एग्जाम में आ जाता है और 5 प्रश्न उसमें से पूछ लिए जाते हैं। अब आप कहेंगे कि अपठित गद्यांश की क्या मैम, वो तो आ जाएगा, हम कर लेंगे। नहीं, वहाँ पर भी उसको हल करने का, उसको समझने का, कितने टाइम में उसको करना है, किस प्रकार करना है, ये सब आपको बताऊंगी मैं, क्योंकि ये भी एक कला है। कितनी देर में करना है, किस प्रकार उसके उत्तर ढूंढे जाएंगे, क्या उत्तर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ मिल रहा है या फिर उत्तर को फ्रेम करना पड़ रहा है, वाक्य को बनाकर उत्तर लिखना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें सिखाऊंगी आपको मैं। ठीक है, तो यहाँ हम अपठित गद्यांश के अंतर्गत ये सारे चीज़ों को सीखेंगे, ताकि जो वो 5 नंबर का या 4 नंबर का जिस भी प्रकार का आपका ब्लूप्रिंट होता है, उसके हिसाब से हम वो 4 और 5 नंबर पूरे हासिल कर सकें। वहाँ पर ये ना हो कि 4 नंबर का है तो 2 नंबर मिल रहे हैं, 1 नंबर मिल रहा है, 2.5 नंबर मिल रहा है, बिल्कुल नहीं। हम इसमें 4 में से 4 नंबर या 5 में से 5 नंबर ही लेंगे। तो कैसे लेंगे वो मैं आपको इसके अंतर्गत बताऊंगी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है डायरी लेखन। भाई डायरी आपने देखी होगी, अलग अलग तरीके की बड़ी सुंदर सुंदर डायरियाँ होती हैं। तो अब आप क्या करेंगे, इस डायरी लेखन के अंतर्गत हम जानेंगे कि डेली डायरी कैसे लिखी जाती है। बहुत सारी फिल्मों में, सीरियल्स में आपने देखा होगा कि लोग डायरी लिखा करते हैं, आज मैंने ये किया, कल मैंने वो किया था, आज ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो यहाँ हम डायरी में डेट के साथ साथ कैसे अपने मन के उद्गारों को यहाँ पर लिखते हैं, वो हम इस विधा के अंतर्गत सीखेंगे। आप कहीं घूमने जाइए, मान के चलिए 4 दिन या 5 दिन का अगर आप टूर पर जा रहे हैं, तो आप हर दिन वहाँ से लौटने के बाद डायरी लिखिए कि आज मैंने ये देखा, आज मैं यहाँ घूमने गया, वहाँ घूमने गया, मैंने ये देखा, मेरे साथ ये लोग गए थे, ये रोमांचक अनुभव वहाँ हुए, ये मुश्किलें आज मेरे सामने आई। तो ये सब चीज़ें आप लिखना सीखेंगे इस डायरी लेखन में। आपको लगेगा कि ये तो बड़ा इजी काम है, बस पेन उठाना है, मन का सोचते जाना है, लिखते जाना है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी कुछ नियम कायदे हैं जो पढ़ेंगे हम इस डायरी लेखन में। और ये एक बहुत मज़ेदार वाली चीज़ है, हम लिखेंगे और एक दूसरे से जानेंगे कि भाई तुमने क्या लिखा, मैंने ये लिखा है, और मैं भी अपने अनुभव आपसे इसमें शेयर करूँगी। आ जाइए अगले कॉलम पर, जो कि है पत्र लेखन। कक्षा 2 या 3 से ये पत्र लेखन शुरू हो जाता है और इस पत्र लेखन के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लेखन एक कला है,
पत्र लेखन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है कि बस व्याकरण में है इसलिए हमने यहाँ पर सीख लिया। पत्र लेखन होती है एक कला। अब आजकल जिस ज़माने में आप हैं तो पत्र लिखना हो गया है थोड़ा कम, क्योंकि मेल, ईमेल, व्हाट्सएप से ही काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, फ़ोटो क्लिक करके काफ़ी काम हो जाते हैं। लेकिन तो भी इन पत्रों का जो स्वरूप है वो आज भी नहीं बदला है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, फ़ोन विभाग हो, पुलिस थाने में आपको लिखना है, या फ़ोन आपका गुम गया है, सामान चोरी चला गया है, आपको कुछ अपना फ़ोन बंद कराना है, सिम बंद करानी है, पासबुक खो गई है, अंक सूची खो गई है, इन सारी चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको पत्र तो लिखना ही पड़ता है। तो जो पत्र जब हमें लिखना ही है तो क्यों ना हम उसका सही रूप सीख लें। दूसरी चीज़, एक होता है अनौपचारिक पत्र। मित्र को कभी सांत्वना पत्र, कभी प्रसन्नता भरा, कभी धन्यवाद पत्र लिखकर देखिए, मित्र भी खुश हो जाएगा, क्योंकि लिखे हुए जो शब्द होते हैं वो एक जादू का काम करते हैं। ठीक है, अगर मान के चलिए आपका मित्र आपसे कहे किसी मुसीबत के समय, तू घबरा मत यार, मैं तेरे साथ हूँ, बहुत जादुई असर करेंगे ये शब्द। लेकिन वो अगर आपको एक नोट लिखकर भेज दे अपने हाथों से कि मेरे प्यारे दोस्त तुम घबराना मत, मैं जीवन में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, आप यकीन मानिएगा आप कभी उसको फाड़ कर नहीं फेंकेंगे, आप हमेशा उसको अपने पास संभाल कर रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में जो जान है उसने आपको जानदार बना दिया। आप जो नर्वस थे आप में जान डाल दी। कभी किसी उपहार का किसी को धन्यवाद लिखकर तो दीजिए। पापा ने, चाचा ने, दादा ने कोई अगर कोई चीज़ आपको भेजी है, उसका एक लिखित में आप धन्यवाद लिखकर भेजिए कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद आई। आप रिएक्शन देखिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ मैम, वो पत्र पाने के बाद जो उनके जो भाव थे या जो एक्सप्रेशन थे वो वाकई देखने लायक थे। तो इसलिए ये पत्र लेखन जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और एक कला है, तो क्यों ना हम उसे अच्छे से सीख लें। कला का जो प्रदर्शन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो। तो इसके अंतर्गत हम औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना सीखेंगे, उसकी नियम शर्तें सीखेंगे कि कहाँ कितनी लाइन छोड़नी है, किस तरफ दाएं लिखा जाएगा, बाएं लिखा जाएगा, कैसे लिखेंगे, वो हम जानेंगे पत्र लेखन में। आ जाइए अब अनुच्छेद पर। क्या होता है अनुच्छेद? पहले बताती हूँ निबंध। निबंध होती है एक ऐसी रचना जिसमें आप बिना किसी बंधन के, देखिए निबंध, जिसमें कोई बंधन ना हो, एक ऐसी रचना जिसे आप जितने भी शब्दों में चाहें लिख सकते हैं, जो विचार उसके बारे में आपके हृदय में आ रहे हैं उनका आप प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो निबंध होता है एक स्वच्छंद रचना, और उसी के विपरीत अनुच्छेद होता है एक ऐसी रचना जिसमें कुछ समय सीमा के साथ अपने विचारों को आपको प्रकट करना है। अनुच्छेद ज़्यादातर बहुत बड़ा नहीं होता, वो आपकी परीक्षा की जो कॉपी होती है या जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसमें 1 पेज या 1.5 पेज सफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद जो है वो थोड़ा शब्द सीमा में होता है, छोटा होता है निबंध की तुलना में। और निबंध जो होते हैं वो निबंध यानी बिना किसी बंधनों की रचना, यानी कि बहुत बड़ा सेगमेंट एक होता है। तो इस प्रकार आपने अनुच्छेद जान लिया और निबंध भी जान लिया। अब बारी आती है कहानी की। क्या होती है कहानी? भाई कहानी की बात जब हुई तो आपको याद आता है कि एक राजा था, वो एक राज्य में राज्य करता था, फिर उसके मंत्री ने ऐसा कहा, या फिर जानवरों की कहानी में आए तो एक चूहा था, एक शेर था। चूहा एक दिन जंगल में गया, शेर ने ऐसा कहा, उसने शेर की नींद खराब कर दी। तो बस ये कहानियाँ हमें याद आती हैं। तो क्या ये कहानियाँ ऐसे ही बन जाती हैं बस आपकी और मेरी तरह सोचने से? बिल्कुल नहीं। जो कहानी होती है, चाहे वो किसी फिल्म की हो, सीरियल की हो, किसी धार्मिक कोई कहानी हो, कोई रहस्यमय कहानी हो, रोमांचक कहानी हो, तो हर एक कहानी के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी होती हैं। वो जो छुपी हुई चीज़ें हैं जो उस कहानी को परफेक्ट बनाती हैं, एक अच्छी कहानी का नाम देती हैं, वो लिखना जो है उसकी कला सीखेंगे हम इस कहानी लेखन में। पात्रों का चुनाव कैसे होता है, कौन से पात्र लिए जाएंगे, कथानक क्या होता है, संवाद क्या होते हैं, कहानी लिखने का देश काल और समय क्या होता है, ये सारी चीज़ें एक कला की तरह हम सीखेंगे इस कहानी लेखन में। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक जो भी चीज़ है वो हम सीखेंगे नियम और कायदों के साथ।
ताकि जब आप ये सब चीज़ें अपनी परीक्षा में लिखें, चाहे आपकी परीक्षा में पत्र आ जाए, निबंध आ जाए, अनुच्छेद आ जाए या कहानी आ जाए, ये सारी चीज़ें जब आप लिखें तो आपको पूरे अंक मिलें। क्यों पूरे अंक मिलें? क्योंकि जब आप इनको तय समय सीमा में बहुत बेहतरीन शब्दों के साथ संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार सबका प्रयोग करके लिखेंगे, तो आप बताइए क्यों आपको अच्छे अंक नहीं मिलेंगे? तो निश्चित रूप से जब आप ये सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी 80 नंबर या 100 नंबर का जो आपका पेपर होगा, निश्चित रूप से आप उसमें 80 में से 80 नहीं तो 78, 79 नंबर तो आप लेकर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। और अगर 100 नंबर का पेपर है तो 95 के तो ऊपर ही आपके सारे नंबर आने वाले हैं। क्योंकि भाषा में छोटी मोटी कहीं किसी चीज़ की मिस्टेक के मार्क्स कट जाते हैं, लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि 2 या 3 नंबर से ज़्यादा आप मान लीजिए, नहीं तो आपके पूरे 100% अंक यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इसके लिए मेरे साथ। और ये सारी चीज़ें जो आज हमने इस ओवरव्यू में पढ़ी, ये हम पढ़ेंगे 2 से 3 चीज़ें एक एक साथ में पढ़ेंगे, कवर करते जाएंगे। और इसमें भी अन्य पाठों की तरह हम पहले समझेंगे, फिर अभ्यास करेंगे और फिर उनके MCQs यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। तो बस कमर कस के तैयार हो जाइए। आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे मंजरी पुस्तक पढ़ते समय, महान व्यक्तित्वों को पढ़ते समय। बस अब वही जोश जुनून आपको ज़िंदा रखना है अपने दिल का इस व्याकरण को पढ़ते समय। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एज ए टीचर मुझे मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको बताऊं कि देखिए, जो पाठ हैं, कहानियां हैं, वो हर साल दर साल बदलती जाती हैं। हर नई कक्षा में बहुत सारे नए पाठ जुड़ जाते हैं, लेकिन व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आप पढ़ेंगे ना, यही की यही सालों साल चलेगी, ये बदलती नहीं है। संज्ञा कभी नहीं बदलती, सर्वनाम शब्द कभी नहीं बदलेंगे। यानी इन शब्दों को, पर्यायवाची, विलोम को आप एक बार जब याद कर लेंगे तो आप इनकी सिर्फ संख्याओं को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो वही के वही रहेंगे उत्तरों में। तो ये तो बहुत आसान काम है कि एक बार अगर आप मन लगा लेंगे और एक बार कंठस्थ कर लेंगे तो वो चीज़ें हमेशा आपके मन मस्तिष्क में विराजमान हो जाएंगी। तो व्याकरण यात्रा में भी बस मेरे साथ रहिए, बहुत जोश जुनून अपना ज़िंदा रखिए। एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो बस अगले वीडियो से बस इसके पार्ट शुरू होने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ना केवल सिर्फ आपको व्याकरण का कंटेंट या फिर हिंदी का कंटेंट प्रोवाइड करता है, बल्कि कक्षा 7 से लेके 12वीं तक हर एक विषय के ढेरों वीडियो यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो जैसे हंस मोती चुगता है, हम थाली में से सबसे पहले अपना प्रिय भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में डालते हैं, ठीक वैसे ही जो आपका प्रिय विषय हो, जो आपका प्रिय टॉपिक हो, उसको निकालिए, देखिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, विषयों में रुचि अपने आप आती जाएगी, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का हर एक वीडियो क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और ये तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो गई कि यहाँ पर चाहे CBSE इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि NTSC CUET जैसे एग्ज़ाम्स हों, या फिर आपकी जो ओलंपियाड्स हैं वो हो, स्पोकन इंग्लिश हो, और हिंदी तो मैं आपको सिखा ही रही हूँ भाई। हिंदी में भी आपकी मानक हिंदी हम सीख रहे हैं इस समय। व्याकरण के सारे टॉपिक से हम मानक हिंदी पढ़ना सीख रहे हैं, तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे ढंग से कवर हो जाएंगी। और हमारे साथ बने रहने के लिए आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम किसी चीज़ की भी सहायता ले सकते हैं। वो आपकी सुविधा है कि आप किस माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम तो हर जगह हैं, ठीक है। और बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी जो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देख रहे हैं ना, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, और बस हमारे पास जैसे ही वो आएगा सारी ज़रूरी चीज़ें आप तक पहुँच जाएंगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलना है, क्योंकि अब हम इस व्याकरण यात्रा में हैं और हर बच्चे का हिंदी पढ़ना जो है वो सबसे बेस्ड इस बात पर होता है कि उसका व्याकरण ज्ञान कितना अच्छा है। तो बच्चों, यहाँ पर व्याकरण ज्ञान जैसे ही आप मजबूत कर लेंगे ना, फिर आपको कभी ये मम्मी से या टीचर से सुनने नहीं मिलेगा कि कितने गोले लगे हैं, कैसा लिखा है, कितनी गलतियाँ हैं। ये सब कुछ नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा और आपको हर पेज पर गुड, वेरी गुड, सुंदर हैंडराइटिंग, सुंदर कार्य, बहुत बढ़िया, प्रशंसनीय, ऐसी चीज़ें सुनने मिलेंगी। और ये देखिएगा, आप मुझे खुद बताएंगे कि हाँ मैम ये बदलाव
तो आया है। तो बस बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। अगले वीडियो में हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे, जो कि हमारा पहला वीडियो होगा। तो मिलते हैं तब तक रखिए अपना खास ख्याल। बाय बाय।